इजलास के सदर, मेरे भाई और मेरे रफीक, आपके मकबूल और महबूब खादिम जनाब भाई नौशाद आलम साहब MLA, और आज के महफिल में तशरीफ फरमा हिंदुस्तान के मशहूर आलिम दीन, बदसगीर के मुफक्किर और सीमांचल में सियासत को एक नई पाकीज़गी देने वाले कायद जनाब मौलाना असरारुल्लाह कासमी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा जिला परिषद के रुकन और मुफ्ती जावेद अजहर साहब, पूर्व जवार के हमारे पंचायत के नुमाइंदगान, भाई मुखिया साबिर आलम साहब, भाई सईदुर रहमान साहब, अजीजी मुखिया लल्लू बाबू, आज के बज़्म के अनाउंसर भाई रियाज साहब, अजीजी मास्टर मरगूब साहब, और पूर्व जवार से आए हुए दानिशवरों, बुजुर्गों, उलमाए दीन और हिंदू मुस्लिम भाइयों और पत्रकार साथियों, अलीगढ़ के सिलसिले में अब मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है कि किशनगंज में अलीगढ़ के साथ के कायम होने में क्या दुश्वारियां, क्या परेशानी और क्या साजिशें हो रही हैं, इससे आप बाखबर हैं। आज कई दिनों से हम लोगों का यह इनकलाबी कारवां अलीगढ़ के सेंटर के कयाम के सिलसिले में चल पड़ा है। तेज मूसलाधार बारिश में भी लोगों की वही भीड़, चिलचिलाती धूप में लोहागड़ा हाट में लोगों का वही तूफान, कल शाम हो जाने के बाद भी बादलों के चौराहे पे लोगों का ठाटे मारता हुआ समंदर, और आज भी हाट बाजार में आए हुए अपनी जरूरियात को खींचकर इस महफिल को कामयाब बनाने में आप लोगों की जो दिलचस्पी, जो इन्हमाक, जो जज्बा मैं देख रहा हूं, आपकी पेशानियों पर जो एतमाद और आपकी आंखों में जो यकीन की मैं रमक देख रहा हूं, इससे अब हम लोगों का ये कोशिशें और जो उम्मीदें यकीन में बदलती हुई नजर आती हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये तूफान जो हर जगह उठ पड़ा है, अब दुनिया की कोई ताकत भी अलीगढ़ की साख को किशनगंज में कायम होने से नहीं रोक सकती है। भाइयों, मैं अच्छी तरह से जानता हूं आज ये हाट और बाजार का दिन है। बार बार मैं आपके दरमियान में आया हूं। आपके मुकामी लीडर हैं जनाब भाई नौशाद आलम साहब, मौलाना आपके पूर्व जवार की बस्ती के ही मशहूर आलिम दीन है। मैं समझ रहा हूं कि आज कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिसको देखने के लिए, या कोई ऐसा खतीब नहीं है जिसको आप पहली बार सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हों, बल्कि सच्ची बात यह है कि अलीगढ़ की मोहब्बत और अपने आने वाली नस्लों की कामयाबी की जमानत के सिलसिले में आपने भी अपनी अपनी जगहों पर अहद व पैमा बांध लिया है और कस्में खा ली है कि जब तक हम अलीगढ़ की साख को कायम नहीं कर लेंगे, दम से नहीं बैठेंगे। ये इस बात का सबूत है। मेरे भाइयों, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी क्यों कायम होनी चाहिए और कायम क्यों नहीं हो रही है, मैं इसकी तरफ जरा सा आपके तवज्जो को मरकूज करना चाह रहा हूं। मैं इस बात को तमहीद के तौर पर आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे पुराना हिंदू मुस्लिम तहजीब और सकाफत का जो दयार है वो किशनगंज की सरजमीन है। सीमांचल के इलाके में हिंदू मुस्लिम तहजीब, हिंदू मुस्लिम मोहब्बत, अमन, शांति और प्रेम की धरती। मैं समझता हूं कि कश्मीर में लाला व गुलजार देखा होगा लोगों ने, कश्मीर की वादियों में फूलों को अंगारों के रूप में लोगों ने देखा होगा, वहां बर्फ की सुफेदी भी देखी होगी, लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि किशनगंज में इंसानी अमन मोहब्बत का जो फूल खिला है, कश्मीर उससे महरूम है। आज भी किशनगंज सबसे ऊपर इस मामले में है। इस सिलसिले में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वक्त हम पोआखाली की सरजमीन में बैठे हैं। पोआखाली हो या ठाकुरगंज, कोचा धामन हो या किशनगंज, ये इलाका प्रखंडों में बटा हुआ जरूर हो, लेकिन हमारी जो तहजीबी, हमारी जो माली हालत है वो करीब करीब एक ही है। हमारी रिश्तेदारियां, हमारी बोलचाल, हमारी मुलाकातें सारी इस बात की दलील है कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते हालात से गुजर रहे हैं। मेरे भाइयों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने में है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने एक नई इस्तिलाह लोगों के सामने बना दी है, वो है ग्लोबल विलेज, जिसको कहा जाता है एक छोटी सी बस्ती दुनिया में जिसे सिमट कर रह गई हो। आज से 20 साल पहले अगर दिल्ली में कोई वाकया होता था तो घर में यहाँ खबर होते होते
आदमी के मरने के 15 दिन के बाद यहाँ लोगों को खत मिलता था, टेलीग्राम भी आने में भी वक्त लगता था। लेकिन अमेरिका में भी कोई तमाशा हो रहा हो तो बुआ खाली के घर में बैठकर आप देख सकते हैं पूरी दुनिया एक बस्ती में सिमट कर रह गई है। इसलिए बहुत सारी सच्चाइयां अब आंखों से आप देख पा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान से आजाद हुए 64 साल का अरसा गुजर गया। ये मुल्क जब आजाद हुआ था ऐसा नहीं हुआ था कि टुकड़े टुकड़े को अलग अलग आजादी मिली थी। बंगाल को पहले, महाराष्ट्र को बाद को, दिल्ली को दरमियान में, ऐसा नहीं, बल्कि सन 1947 के 15 अगस्त को जो मुल्क की आजादी की खबर हुई थी, मिली थी लोगों को और मुल्क आजाद हुआ था, तो मैं समझता हूं कि सबसे पहले आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आजाद शहरियों को अगर सलाम किया था तो वो बंगाल के लोग थे, वो बिहार के लोग थे, महाराष्ट्र के लोगों के दरमियान में आजादी की किरणें किशनगंज के लोगों से 1 घंटा बाद पहुंची थी। अगर दूसरे लफ्जों में हम कहें कि महाराष्ट्र का आदमी हमसे 1 घंटा बाद आजाद हुआ था तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन आज क्या है हमारी हालत? पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में देखिए कि आज से 20-25 साल पहले हमारे जो बूढ़े और बड़े हैं, हमारा 10-15-20 साल का नौजवान शायद इस बात को बखूबी न जानता होगा, लेकिन कौन सी ऐसी बस्ती थी, बस्ती में कौन सा ऐसा दरवाजा था जहां मुंगेर और छपरा का मजदूर आकर हमारे आषाढ़ सावन की खेती में हमारे बस्तियों में मजदूरी नहीं करता था। लेकिन इस 20-25 सालों में फिर आखिर वो कौन सी बात हो गई कि वो आने के लिए रुक गए? अब नहीं आता मुंगेर और छपरा से कोई मजदूर हमारी बस्ती में, बल्कि हमारे बेटे की शादी की 15 दिन भी अभी नौरोजी के दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। बूढ़ा बाप अभी ठीक से बैठने भी नहीं लगा, बीमारी तोड़कर बूढ़ी माँ अभी बिस्तर में पड़ी हुई है। लेकिन आखिर कौन सी मजबूरी है कि मेरे नौजवान को अपने शादी के 15 दिन के बाद अपना घर छोड़ना पड़ता है? बूढ़ा बाप वो सोचता है कि शायद दोबारा आकर बाप को देख पाएंगे या नहीं पाएंगे। माँ के मुंह से पानी बह रहा है, लेकिन बेटा परदेश जाने पर मजबूर है। किस चीज ने हमको उस जगह पर डाला है? लोगों, हमारी ये बदनसीबी, हमारा छोटा सा बच्चा जो जाकर दिल्ली और पंजाब के होटलों में पोछा मारता है, ये दरअसल किस चीज की अलामत है? दरअसल ये सच्चाई इस बात की है लोगों के मुल्क आजाद हुआ था, और ये मुल्क जब आजाद हुआ था तो वो सियासी तौर पर भी आजाद हुआ, वोट देने के लिए भी आजाद हुआ, वोट लेने के लिए भी आजाद हुआ, पढ़ने के लिए भी आजाद हुआ, और अपने इलाज के लिए भी आजाद हुआ, अपने कारोबार और अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए भी आजाद हुआ। लेकिन किशनगंज और सीमांचल के लोगों को वोट डालने का और वोट लेने की तो आजादी मिली, लेकिन किशनगंज का बेटा डीएम बने, किशनगंज का बेटा ऑफिसर बने, किशनगंज का बेटा दारोगा बने, किशनगंज का बेटा डॉक्टर बने, किशनगंज का बेटा इंजीनियर बने, लोगों को तालीमी आजादी नहीं मिल सकी है दोस्तों। सन 1947 की लड़ाई, और ये बात जान लीजिए आप बिल्कुल हकीकी तौर पर अपनी बस्तियों की तरफ मुड़ करके देखिए कि एक आदमी कल तक गरीब था, उसका बेटा अगर जहीन निकल गया, अगर पढ़ लिया, इंजीनियर बन गया है, तो 100 बीघा जमीन वाला मियां साहब साल भर में जितनी आमदनी नहीं कर पाता, और यह गरीब का बेटा इंजीनियर बन गया है तो 50,000 और लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह हो रही है। आज जमीन जायदाद की बड़ी अहमियत नहीं है, बल्कि तालीम की अहमियत है। और तालीम भी क्या, एमए बीए वाली तालीम की अहमियत नहीं है, बल्कि तालीम की अहमियत है, प्रोफेशनल एजुकेशन की अहमियत है, टेक्निकल एजुकेशन की अहमियत है। जो बच्चा कंप्यूटर जानता है, जो बच्चा इंजीनियर बन गया, जो बच्चा डॉक्टर बन गया, जो बच्चा मेडिकल साइंस में दूसरे कोर्सेज कर लेता है, उसको मुलाजमत मिल जाती है। नतीजा होता है कि वो खुशहाल हो जाता है। और ये खुशहाली कैसी? पंजाब में जो मजदूर काम करने के लिए गया है उससे पूछिए कि भाई जमीन तो बहुत ज्यादा नहीं है, 10 बीघा जमीन ही है हमारे मालिक को जिसके हम काम करते हैं, लेकिन उसका एक बेटा फौज में बहाली है, एक बेटा सरकारी चाकर है, और चारों भाई की जमीन का एक ही आदमी खेती करता है। उसके खेत में बिजली का ही बोर्डिंग लगा हुआ है, थ्रेसर में भी मालिश होती है, खाद वहां पर सस्ते कीमत में मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, और गल्ले की कीमत भी सही मिलती है। लेकिन आज हम जाहिल हैं तो हमको गल्ले की कीमत भी नहीं मिलती। अभी पटुआ है 2400 टका, और सेठ जी के जब गोदाम में बंद हो जाएगा तो पटुआ हो जाएगा 3400 रुपया क्विंटल। और अभी खाद की बोरियां मिलनी चाहिए हमको 350 रुपये में, और अभी 550 रुपये में भी शक्तिमान का यूरिया आपको नहीं मिल पा रहा है। हर तरफ हमारा आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, हमारा बच्चा स्कूलों में जा रहा है, खिचड़ी खाकर आ जाता है, जो अक्षर सीख नहीं पाता है। ये दरअसल कौन सी वजह है दोस्तों? ये वजह इस वजह से है कि हम जाहिल हैं, इसलिए अपने हक को नहीं पहचान पाते, और हम गरीब हैं इसलिए हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। इसलिए हम लोगों ने इस बात की तहिया कर ली है, और ये बात पर आपको भी विश्वास होगा कि सन 1947 की जो लड़ाई थी
वो मुल्क की सियासी आजादी की लड़ाई थी जिस पर हमारे लोगों ने गर्दन कटाई थी और आजादी हासिल की थी, जिसके नतीजे में सुरजापुरी का बेटा आज जाकर के पार्लियामेंट में मौलाना असराउल हक कासमी की शक्ल में बोल रहा है। लेकिन हमको आज तक तालीमी आजादी नहीं मिल सकी। आज हमारा बेटा डीएम और एसपी बनकर पंजाब में जाकर अपना डंडा नहीं चला सकता है, डॉक्टर बनकर ऑपरेशन नहीं कर सकता है, हाकिम बनकर अदालत के फैसले नहीं कर सकता है। इसलिए लोगों, सही मानों में हमको आधी आजादी मिली है, आधी आजादी हमारी बाकी है। इसलिए 2011 की जो अलीगढ़ की लड़ाई है वो समझ लो हमारी तालीमी आजादी की लड़ाई है, जो हकीकी आजादी हमें दे सकती है, आने वाले नस्लों की कामयाबी की जमानत हो सकती है। इस वजह से अलीगढ़ का कायम होना हमारे यहाँ जरूरी है। आज कितने आपको मैं बताऊं, आंकड़ों से हमें से हम लोगों ने आवाम को आगाह किया है कि इसी बिहार के दूसरे जिले में आप जाकर देख लीजिए। आज कुआखाली जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर किशनगंज, 20-25 किलोमीटर की दूरी पर आपका ठाकुरगंज, 20-25 किलोमीटर की दूरी पर आपका बहादुर वाक़ है। आप चलिए पंजाब में, आप चलिए यूपी में, आप चलिए महाराष्ट्र में, हर 5 किलोमीटर पर लोगों का कॉलेज बना हुआ है। और आज हमारे बच्चों को 5 किलोमीटर की दूरी पर हाई स्कूल भी नसीब नहीं हो रहा है, बल्कि आज भी हमारे यहाँ 7-7, 8-8 किलोमीटर पर मिडिल स्कूल बना हुआ है। अभी सरकारी कानून आ गया है राइट टू एजुकेशन का कि 1 किलोमीटर के अंदर ही प्राइमरी स्कूल बनना चाहिए। मैं किशनगंज की बात करता हूँ, कुआखाली के लोग आप लोग कहते हैं कि किशनगंज को ज्यादा विकास हुआ हो, मुमकिन है कि कुछ काम में आगे बढ़ गया हो, लेकिन पिछड़ा हमारे यहाँ एक बस्ती है जहाँ 30 किलोमीटर दूर से चलकर गरीब का बेटा साइकिल लेकर किशनगंज हाई स्कूल में पढ़ने के लिए आता है। मेरे भाइयों, दिल्ली में बैठे हुए लोग या पटना में बैठे हुए लोग हों, इन तमाम तर जालिमों ने किशनगंज और सीमांचल के लोगों को मजदूर बनाने के खातिर जाहिल रखने की साजिश की। यही वजह है कि दूसरी जगह 14 लाख की आबादी के इलाके में जहां 28 लाख की आबादी है अगर जिला में, जहां 23 लाख की आबादी है, वहां 70, 75, 80 हाई स्कूल है और 14 लाख की आबादी वाले किशनगंज में सिर्फ 17 हाई स्कूल पिछले दिनों में दिया गया। हमको जाहिल रखने की साजिश की गई और पूरे जिला में सिर्फ 3 कॉलेज हमारे यहाँ है। अरे आप ये बहादुरगंज और ये ठाकुरगंज और ये किशनगंज, लेकिन आज भी सरकारी सतह पर हमारे प्रोफेसर सभी साहब बैठे हुए हैं, ये लोग कॉलेज में काम करते हैं। आज ठाकुरगंज कॉलेज भी जो आपका खुला, आज भी सरकार इनको तनख्वाह नहीं दे रही है। मेरे गरीब के बच्चे पढ़कर आईए बीए पास करें, सरकार वो काम भी करने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, खालिक के कायनात ने जिसने हमें और आपको बनाया है, जो इस दुनिया की पूरी हिकमत को जानता है, उसने कह दिया बड़े वाज़ेह अंदाज में, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। जब तक कोई कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार नहीं होगी, खुदा भी उसकी हालत को नहीं बदल सकता। इसलिए आपको हमको तय करना है कि क्या हमको अपनी हालत बदलनी है। हमारी हालत इन खेतों में हल चलाने से नहीं बदल सकती। हमारी हालत पोवाखाली में ये किराने की दुकान है, उसके बगल में दूसरा किराने की दुकान, ये पान की दुकान है, दूसरा पान की दुकान, ये ग्रिल का कोई लड़का काम शुरू किया फिर ग्रिल की दुकान। इससे हमारी तकदीर नहीं बदल सकती है। हमारी तकदीर अगर अब बदलनी है तो हमारा बच्चा जब तक इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में हमारे इलाके की तरक्की नहीं हो सकती है। हमारी माँ और बहनों के पेट सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो दूसरों के सामने में जाकर चीरे और फाड़े जाए, बल्कि हमारी बेटी भी डॉक्टर बने जो अपने माँ का पर्दे के साथ इलाज करे। इस बात की हमको जरूरत है, लेकिन हम ये काम करने के लिए आज तैयार नहीं है, नहीं सिर्फ लड़ रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि इन्हीं हालात के पेश नजर हुकूमत हिंद ने ये किया कि ये मुसलमान और ये सीमांचल के लोग, अब देखा जाए कि ये मुसलमान जिसके बारे में कभी कहा जाता है ये बड़े दौलतमंद है और कभी इनके लिए कोई पॉलिसी बनती है तो फिर का ताकतें कहती है कि हुकूमत हिस्से से ज्यादा मुसलमानों को दे रही है। तो पिछले दिनों में यूपीए 1 की सरकार ने एक बात की कि कैसे कभी कोई कहता है कि मुसलमानों को हिस्से से बहुत कम मिल रहा है, कोई कह रहा है कि ज्यादा मिल रहा है, तो ये लापापोती कब तक चलेगी, इसके बारे में सर्वे किया जाए। आप लोगों में से बेशतर लोगों ने सुना होगा कि फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई गई। सच्चर कमेटी राजेंद्र सच्चर साहब ब्राह्मण के जरिए से हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत और जुर्गत का अंदाजा लगाया गया कि वो मुसलमान जो कभी खुशहाल था, कभी लाल किला पर बैठता था, आज उसकी हालत क्या है। आपको सुनकर हैरत होगी, सच्चर साहब ने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट में उसने ये कहा कि मुसलमानों की हालत देश में सबसे ज्यादा खराब हो गई है, दलितों से भी बदतर उसकी हालत हो गई है। इस मुल्क में 15% वो है, लेकिन सरकारी नौकरी में 3-4% से ज्यादा उसकी हिस्सेदारी नहीं है।
इस बिहार में वो 17% की आबादी है। बिहार के असेंबली में 40 MLA होना चाहिए, जहां 18-20 से आगे नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिहार में 17 एससीओ में, बिहार के 100 एससीओ में 17 एससीओ बनना चाहिए मुसलमानों का, लेकिन 17 क्या वो 4 भी नहीं है। बिहार में 100 चपरासी बहाल हो तो 17 चपरासी मुसलमानों का होना चाहिए, लेकिन 5 चपरासी भी नहीं है। लेकिन जेल में सबसे ज्यादा बंद अगर कोई है तो मुसलमान, हॉस्पिटल में है बंद तो मुसलमान, दिल्ली और पंजाब में जाकर के ठेला चलाता हो तो मुसलमान, और उनका बेटा पोछा मारता हो तो मुसलमान, कटोरा लेकर भीख मांगता हो तो मुसलमान। ऐ लोगों, इस तब्दीली को बदलने के लिए अगर हाथ आज आगे न बढ़ाओगे तो आने वाली तारीख आपको माफ नहीं कर सकती। फिर क्या कहा गया कि नहीं, इनको सियासी एतबार से फिर पार्लियामेंट में 90 आदमी कैसे पहुंचे, ये भी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। टाटा बिरला के तरह मुसलमानों की भी फैक्ट्रियां हो, ये भी कानून आना चाहिए। लेकिन कहा गया कि ये पांव का जख्म है, ये हाथ का घाव है, इसका इलाज बाद को होगा। सबसे पहले मुसलमानों के आंख के कांटे को निकाला जाए, यानी उसको तालीम याफ्ता बना जाए। चुनाव उसके लिए फैसला किया गया कि देश के 5 जगहों पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की शाखा खोली जाए। कहाँ खोली जाए? केरल में। कहाँ खोली जाए? वेस्ट बंगाल में। कहाँ खोला जाए? किशनगंज में। कहाँ खोला जाए? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। आपको सुनकर ताज्जुब होगा मेरे भाइयों कि एक इंसाफ पसंद बात ये होती है कि उनका बेटा जो सुबह खेत में काम करने के लिए गया था और 4 बजे काम करके आया है, और ये बेटा दोपहर को खा करके आया बैठा हुआ है, तो सबसे पहले वो ईमानदार माँ उस सवेरे के भूखे बेटे को जाकर नाश्ता पेश करेगी, दोपहर के कुलिया बेटे को पेश नहीं करेगी। लेकिन आप देख लीजिए कि 90%, 95% तालीम याफ्ता केरल, वहां की सरकार ने मांगा गया था अलीगढ़ से 250 से 300 एकड़ जमीन, वही खत 5 जगह पर गया, वही खत नीतीश कुमार के पास आया। नीतीश कुमार ने कहा पहले 100 एकड़ हम देंगे। लगता है बिल्कुल अपने पिताजी की जमीन दे रहे हो, कितनी कदर थी उसको। बात को क्या हुआ, वहां से कहा गया कि 100 एकड़ में मामला नहीं होगा। जब केरल को देखो कि केरल के लोगों से भी 250 से 300 एकड़ जमीन मांगी गई थी, लेकिन केरल के लोगों ने कहा कि आज हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी खुल रही है, हमारे यहाँ लड़का तो MA BA कर रहा है, लेकिन अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हमारा बच्चा साइंसदान बनेगा। चुनांचे केरल वालों ने 200 करोड़ रुपए यानी 2 अरब रुपए में 342 एकड़ जमीन खरीद कर अलीगढ़ को देने का काम किया, और 2 साल से वहां पढ़ाई शुरू हो गई। वेस्ट बंगाल की हुकूमत ने 250 एकड़ जमीन दे दिया और वहां पढ़ाई शुरू हो गई। और बिहार के तालीम चीफ मिनिस्टर ने पहले तो 100 एकड़ की बात की, बाद को 243 एकड़ जमीन देने की बात कही। एक तरफ कागज में भेजा अलीगढ़ को कि 243 एकड़ जमीन दे रहे हैं, और दूसरी तरफ चोर दरवाजे से उस पर हमारे मासूम संथाली भाई को बसाकर यहाँ के हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने का काम किया। मुबारकबाद देता हूं मैं चकला के मुस्लिम भाइयों को कि इन लोगों ने सब्र से काम लिया और कहा अपने भाई से हम नहीं लड़ेंगे, बल्कि जो जालिम हुकूमत हमें हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में लड़वाना चाहती है उससे लड़ने का काम करेंगे। चुनांचे किशनगंज में 2010 के अगस्त में लगभग 12 से 15 हजार 9 साल का बच्चा और 90 साल का बूढ़ा सड़क पर उतरकर नारा लगाने का काम किया कि भीख नहीं हमें हक दो, अलीगढ़ के लिए जमीन दो। और सुन लो नीतीश कुमार कि अलीगढ़ के लिए न दोगे अगर जमीन तो तुमको पांव रखने के लिए भी न देंगे जमीन। और आपको सुनकर खुशी होनी चाहिए कि बिहार के 38 जिले में सिर्फ किशनगंज वाहिद जिला है जहां नीतीश कुमार का खाता नहीं खोला। गुजरात के कातिल मोदी का भाई ये सुशील मोदी का भी कोई खाता यहाँ पर खोलने के लिए नहीं दिया गया। और आज नीतीश कुमार कह रहा है कि हम बिहार के विकास की लड़ाई लड़ते हैं। मैं जदयू के भाई से पूछना चाहता हूं कि विकास का क्या नाम है? अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए तो क्या आसमान से हीरे और जवाहर की बारिश होगी? यही न होगा कि केंद्र पैसा देगा। आज अलीगढ़ के नाम पर 400 करोड़ रुपया बिहार के नाम पर बनना पड़ा हुआ है और आज जमीन दे कल से काम शुरू हो जाए। मौलाना इस बात को लेकर बार बार पार्लियामेंट में और अलीगढ़ के कोर्ट में कोशिश करते रहे हैं, अलीगढ़ की टीम को ला रहे हैं, लेकिन ये जालिम हमारा मुख्यमंत्री आज अलीगढ़ के लिए जमीन नहीं दे रहा है और कहता है कि हम बिहार के लिए विकास करना चाहते हैं। इसलिए अब किशनगंज के लोगों हम लोगों ने जब ये हालात देखा कि हम असेंबली में बार बार बात आते रहे, दिसंबर में वादा किया कि 2 महीने के अंदर में हम लोग एग्रीमेंट कर देंगे। नौशाद भाई भी खड़े थे, हमारे तौसीफ भाई भी खड़े थे, डॉक्टर जावेद आजाद भी खड़े थे। फिर बजट सेशन हुआ मार्च में हम लोग 4 MLA गए। उसके बावजूद भी सबने जब जमीन देने का काम नहीं किया, अलीगढ़ की टीम आई देख कर गई। उसके बाद जब भी काम आगे नहीं बढ़ाया 16 अगस्त को फिर हम लोग DM से मिले और देखा कि मामला वही का वही पड़ा हुआ है। तो आप लोग मुबारकबाद दीजिए कि कम से कम जब से आजादी मिली है और जब से यहाँ MLA और MP की तारीख आप लोग देख रहे होंगे,
आपने अगर देखा होगा एक ही पार्टी का तीनों एमएलए हैं, लालू जी के शासन में अगर मंत्री भी बन गया है तो 3 सेकंड कोई दाएं तरफ कोई बाएं तरफ, कभी 3 को एक जगह बैठते हुए नहीं देखा आप लोगों ने। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, ईश्वर की दया से किशनगंज के मिट्टी का कर्ज उतारने के लिए आज आपका एक एमपी और उनके साथ आपका चारों विधायक बंद मुट्ठी की तरह और मजबूत बाजू की तरह खड़ा हो गया है। और हम लोगों ने तय कर लिया है कि लोगों, आप कांग्रेस के हो, मौलाना जावेद साहब आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हो, तौसीफ भाई आपका भी तिरंगा वाला मामला है, हमारे नौशाद भाई का आपका मामला घर छाप का है, और मैं लालटेन लेकर फिरता हूं। आप लोग सब लोग हम लोग झंडे को अपना समेट कर ताक पदक दीजिए। किशनगंज की जनता को आज लालटेन और पंजा से और आज घर छाप से कोई ताल्लुक नहीं है। किशनगंज की जनता आज अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए उसकी जबान पर एक ही ख्वाहिश है कि आकाश कैसे अलीगढ़ कायम हो जाए। इसलिए अपने झंडे को बंद रखो, उसको तय करके रखो ताक पर, और एक ही झंडा हमारा होगा, वह अलीगढ़ के कायम होने का झंडा होगा। इस झंडे को लेकर हम निकलेंगे, चाहे तो इस झंडे के जरिए से हम अलीगढ़ को कायम करके रहेंगे, वरना अपने कफन का सामान बनाएंगे। गोया हम लोगों ने यह कसम खा ली। मौलाना को हम मुबारकबाद देते हैं कि मौलाना ने यहां तक कह दिया कि रिजर्वेशन की बात करते हो, रिजर्वेशन नहीं बल्कि मेरे जिंदगी का एक एक लोगों का कतरा भी अगर अलीगढ़ के नाम पर लगेगा तो इस बुढ़ापे में भी लगाने के लिए तैयार हो। इसलिए नौजवानों, आपको मैं अपने गैरत की कसम देने के लिए आया हूं कि आप प्रदेश में रहते हो, बहन की शादी होती है, प्रदेश में रहते हो, मां को दफनाने के लिए दूसरा चला जाता है। कब आएंगे वो दिन कि मेरे घर में ही मुझको कारोबार मिलेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। दिल चाहता है कि बूढ़ी मां को भी दिल्ली लेकर जाए, लेकिन वह कमरे का किराया देने के लायक नहीं है। कब बच्चा मेरा डीएम बनेगा, जो अगर बूढ़ा भाव हो जाएगा तो बस्ती में नहीं रह सकेगा, तो अपने क्वार्टर में रख करके अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेगा। उस दिन को लाने के लिए आपको हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कुर्बानी कैसी देनी पड़ेगी? वो कुर्बानी देनी पड़ेगी 12 अक्टूबर को। हम लोगों ने कसम खा ली है कि 12 अक्टूबर को नौजवानों, आपके जवानी की कसम मैं आपको दे रहा हूं कि किशनगंज में अगर नया सर्कस आ जाए तो धूप हो या आंधी देखने के लिए चले जाते हो, बच्चा बीमार हो जाए एक ही जगह 4 देखने के लिए चले जाते हो, रिश्तेदार बीमार हो जाए उसकी आयादत के लिए चले जाते हो। लोगों, 12 तारीख को यह समझ लो कि मेरे आने वाली नस्ल बीमार है। मुकदमा जमीन का नहीं है बल्कि मेरे आने वाली नस्लों की कामयाबी का मुकदमा है। हम 12 तारीख को अपने गांव को खाली कर देंगे, माओं को सलाम करके जाएंगे कि मेरी मां, मैं चाह रहा हूं कि अलीगढ़ कायम हो जाए। अगर मैं न वापस आऊं तो मेरे गुनाहों को और मेरे दूध के कर्ज को माफ कर देना। मैं तुम्हारे आने वाली नस्ल की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूं। ये कसम खाकर निकलना पड़ेगा और 12 तारीख को वहां चक्का जाम करना पड़ेगा। और हम संजीव के साथ गांजाई लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। मैं अपने उन तमाम दर भाइयों को जो लोग हिंदू और मुसलमानों में दरार पैदा करते हैं, आखिर में एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। मेरे भाइयों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुसलमान पढ़ता है। यही बगल में खुदागंज है जहां पर हिंदुओं की आबादी रहती है, और मेरे घर के करीब बरीजान में रामपुर है जहां मुसलमान रहता है। बस्तियों के नाम से लोगों के जात पात नहीं बदलते हैं। अलीगढ़ में जहां एक तरफ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं वहीं हिंदुओं के बच्चे पढ़ते हैं, बल्कि प्रोफेशनल कोर्सेज में मुसलमानों के बच्चे से हिंदुओं के बच्चे ज्यादा हैं। आपको सुनकर खुशी होगी कि अलीगढ़ पर चलिए हमारा एक बहादुर सिपाही और यहाँ पर आकर के पहुंच गया है। बहुत सारे लोगों को गुमान होता है कि आप बोलो हो कि तौसीफ साहब अंजा साधे थे, मगर वो दिल से साथ नहीं थे। ऐसे बेईमानों के मुंह पर एक टमाटर भी पड़ा। कल किसी वजह से बहादुर नहीं जा सके थे ये, तो लोग बोल रहे थे कि तौसीफ साहब नहीं है इन लोगों के साथ, लेकिन तौसीफ साहब आज आपके सामने में मौजूद हो गए हैं। दोस्तों, नौजवानों, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, कान खोल कर सुन लो कि अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर में डॉक्टर जाकिर हुसैन के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है, तो उसी यूनिवर्सिटी के इहाते में जवाहरलाल नेहरू के नाम पर मेडिकल कॉलेज भी खोला गया है। अगर वहां सुल्तान साज बेगम के नाम से अगर लड़कियों का हॉस्टल खोला गया है, तो सरोजनी नायडू के नाम से भी महिलाओं का हॉस्टल बना हुआ है। आंखें खोल कर देखो, अल्लामा इकबाल के नाम से अगर हॉल बना हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से भी लड़कों का हॉस्टल बना हुआ है। गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है अलीगढ़, और किशनगंज का सबसे बड़ा हकदार है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि 12 तारीख को अपने सर पर एक सफेद पट्टी बांध लीजिएगा, सुबह का पंता डट के खा लीजिएगा, मूढ़ी चूड़ा और गुड़ बांध लीजिएगा, एक बोतल पानी भी साथ में ले लीजिएगा, और किशनगंज में तूफान की शक्ल में पहुंचेगा कि किशनगंज में हम रास्ता बंद नहीं करने जा रहे हैं, हम रेल की पटरियों को बंद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन वो इंसानी तूफान वहां खड़ा हो जाए
کہ گاڑیاں بند اور ریل بھی بند ہو جائے، یہ انقلابی سما ہم کو دکھا دینا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور وہاں پر پہنچنے کا کام کیجیے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ۔